वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम्स करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के रिगार्डिंग। तो पहली जो थ्योरम हम लेने जा रहे हैं वो है हमारे पास एवरी फंक्शन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जब हम कंटिन्यूटी के थ्योरम्स के बीच में इंक्लूड करते हैं। और इस थ्योरम को नॉट हम कैलकुलस में, हम रियल एनालिसिस में दोबारा से पढ़ेंगे थोड़ी सी स्टेटमेंट के साथ चेंज करके। तो हमारे पास है क्या स्टेटमेंट, एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, कि वो डोमेन जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए प्लस बाउंडेड इंटरवल होनी चाहिए। तो वो जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा इन दैट इंटरवल। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, every function which is defined and continuous on the closed and bounded interval is bounded in that interval। function bounded है वो हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन कि function को bounded कब कहते हैं, कि अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड हो। तो रेंज क्या थी हमारे पास, इस तरह के जितने भी डोमेन है हमारे पास, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस। तो ये सेट बन गया हमारे पास रेंज सेट। अगर बाउंडेड है कि रेंज सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में हो, जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में है उनकी एलिमेंट्स की इमेजेस एल और यू के बीच में हो। या फिर हमने दूसरी डेफिनेशन दी थी, इसकी दो इक्वलेंट डेफिनेशन दी थी, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। तो ये हमारी बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन थी। और हमारे पास यहाँ हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि हम सिंपल यूं देखें तो दिस इज आर, ये हमारा एल लाइन है और ये हमारी यू लाइन है। तो फंक्शन का पूरा ग्राफ एल और यू के बीच में है, ये हमारी डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या है अब दे रखी है मुझे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। तो ए बी इंटरवल का जो ग्राफ है वो बाउंडेड है एल और यू के बीच में, तब हम कहेंगे कि मेरा जो ग्राफ है वो बाउंडेड है, दैट मीन्स मेरा रेंज सेट बाउंडेड है, दैट मीन्स मेरा फंक्शन बाउंडेड है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, कंटिन्यूअस है फंक्शन, उसकी डोमेन जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो फंक्शन खुद भी क्या होगा, बाउंडेड होगा इन दैट इंटरवल। तो हमने फंक्शन का नाम प्रूफ देने जा रहे हैं, हमने फंक्शन का नाम एफ रखा। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। कि फंक्शन की डोमेन हमने क्या ली, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, आई नाम रखा उसका, और एफ फंक्शन का नाम रखा। हमने प्रूव करना है कि एफ जो होगा वो बाउंडेड बिलो होगा एज वेल एज बाउंडेड अबव होगा, दैट मीन्स एक एल आएगा और मेरा यू आएगा। हम जो प्रूफ करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। सपोज ऑन कंट्री एफ इज नॉट बाउंडेड अबव, कि हमारे पास हमने प्रूव करना है बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड अबव भी है। तो हम पहला जो लेके चल रहे हैं, हम बाउंडेड अबव का प्रूफ देने जा रहे हैं। तो बाउंडेड अबव प्रूव करेंगे, लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्शन से लेके चले कि सपोज दिस इज नॉट बाउंडेड अबव, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे, दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड अबव है। इसी तरह से सेम प्रूफ हम बाउंडेड बिलो का देंगे। सपोज इन कॉन्ट्रेरी एफ इज नॉट बाउंडेड अबव, तो बाउंडेड अबव नहीं है, तो अब हमारा फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, दैट मीन्स मेरा कोई भी यू नहीं आ रहा, फंक्शन का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारे पास, और कहीं पर भी कोई भी यू नहीं आ रहा। हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज वो एक डोमेन के अंदर बाउंडेड है, f is bounded on some domain d1, f is bounded on some domain d2, तो f बाउंडेड होगा इनकी यूनियन पर भी। f is bounded in d1 यूनियन d2, कि हमारे पास अगर डोमेन d1 के ऊपर बाउंडेड फंक्शन f जो है वो d2 डोमेन के ऊपर बाउंडेड है, तो उनके यूनियन के ऊपर भी बाउंडेड होगा। सपोज हमारे पास fx की वैल्यूज जो है वो किसके बीच में आ रही है, u1 और l1 के बीच में आ रही है इन डोमेन d1। fx की वैल्यू जो है वो u2 और l2 के बीच में आ रही है इन डोमेन d2। तो हमारे पास इन दोनों में से मैक्सिमम ले लोगे, इन दोनों में से मिनिमम ले लोगे, तब क्या लिखोगे, fx की वैल्यू जो है, सपोज इन दोनों का मैक्सिमम आ रहा है u इज द मैक्सिमम ऑफ u1 एंड u2, और इधर से मिनिमम, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d1 यूनियन d2, कि सपोज ये हमारी 10 वैल्यू है, ये 15 वैल्यू है, fx की सारी वैल्यू 10 से कम है जब d1 के पॉइंट्स हैं, fx की वैल्यू 15 से कम है जब d2 के पॉइंट्स हैं, d1 और यूनियन d2 के पॉइंट्स में fx की वैल्यू 15 से तो कम है, इन दोनों में को मिला के। तो इन दोनों साइड से मैक्सिमम लेना है, इन दोनों साइड से हमने मिनिमम लेना है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा f जो है वो यूनियन के ऊपर भी बाउंडेड है। तो अगर कोई भी फंक्शन एक सेट डोमेन d1 के ऊपर बाउंडेड है, डोमेन d2 के ऊपर बाउंडेड है, तो उनके यूनियन के ऊपर भी बाउंडेड होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने अब यूज करना है। अब हमने क्या किया, सपोज हमारा जो फंक्शन चल रहा है नॉट बाउंडेड अबाउट चल रहा है, तो अब प्रोसेस क्या रहेगी हमारी इसको प्रूव करने की थ्योरम को, डिवाइड द इंटरवल ए बी को हमने डिवाइड किया इन टू इक्वल पार्ट।
दो टुकड़े कर दिए इस डोमेन ए बी के, दो अलग अलग सेम टुकड़े, सेम लेंथ के टुकड़े कर दिए, दो इक्वल पार्ट के अंदर हमने ए बी डोमेन को डिवाइड किया। बीच में हमारे पास सी पॉइंट, उसका मिड पॉइंट लिया ताकि दो इक्वल इक्वल पार्ट बन जाए, तो सी इज ए प्लस बी बाई टू। तो इन टू इक्वल पार्ट्स इन ए सी एंड सी बी, वेयर सी क्या है मेरे पास, वेयर सी है ए प्लस बी बाई टू। अब हमारा फंक्शन ए बी के ऊपर नॉट बाउंडेड अबव है, इसका मतलब या तो इस पोर्शन के ऊपर नॉट बाउंडेड अबव है या इस पोर्शन के ऊपर नॉट बाउंडेड अबव है। हो सकता है कि दोनों पोर्शन के ऊपर भी नॉट बाउंडेड अबव हो, क्या, क्योंकि अगर दोनों पोर्शन के ऊपर बाउंडेड अबव हो गया तो यूनियन के ऊपर भी बाउंडेड अबव होगा। यूनियन क्या बनी, पूरा इंटरवल। तो हमें पता है कि पूरे इंटरवल के ऊपर तो बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब किसी एक टुकड़े के ऊपर तो हमारे पास नॉट बाउंडेड अबव होगी। देयर सिंस एफ इज अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड को हम लिख सकते हैं अनबाउंडेड अबव on AB, therefore F is either unbounded above in AC, unbounded above in CB, or unbounded above in both AC and CB। तो अब हमारे पास सपोज अनबाउंडेड इन एसी है, तो इस इंटरवल का ही हम नया नाम रख देंगे A1 B1। इस इंटरवल का नाम रख दिया हमने A1 B1। अगर इस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड है तो इस इंटरवल का नाम रख देंगे A1 B1। अगर दोनों ही इंटरवल के ऊपर अनबाउंडेड है तो नाम फर्स्ट वाले का ही रखेंगे, क्या, A1 B1। ये हमारा स्ट्रेटेजी है कि हमने जिस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड अबव है उस इंटरवल का नाम हमें A1 B1 रखना है। इफ F is unbounded above in AC, then we call AC as A1 B1। नया नाम A1 B1 रख देंगे। If F is unbounded above in CB, then we call CB as A1 B1। अगर दोनों के ऊपर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड अबव इन AC एंड CB दोनों के ऊपर, देन वी टेक द फर्स्ट वन क्या होगा मेरा, फर्स्ट वन है मेरा AC वाला पोर्शन, तो फर्स्ट वन इज AC एंड टेक फर्स्ट वन एंड वी कॉल एज A1 B1। तो अब हमारे पास डोमेन हमने छोटी कर दी, फंक्शन की पहली डोमेन थी जिसमें वो अनबाउंडेड अबव था, वो था मेरा AB। अब जो हमें डोमेन निकली जिसके अंदर वो अनबाउंडेड अबव है वो A1 B। तो अगर इसके अंदर अनबाउंडेड अबव है तो इसका नाम हमने A1 B1 रख दिया, इसके अंदर अनबाउंडेड अबव है तो इसका नाम A1 B1 रख दिया। दोनों के अंदर ही अनबाउंडेड अबव है तो हम फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं जिसका नाम मैंने A1 B1 रख दिया। अब मेरी डोमेन बन गई फंक्शन की जिसमें वो अनबाउंडेड अबव है, वो है A1 B1। तो पहला इंटरवल चल रहा है मेरा क्या, I, जिसमें मैंने AB रखी वैल्यू, I is AB, दैट कंटेन्स, वो कंटेन कर रहा है, प्रॉपर कंटेन कर रहा है A1 B1 को। एक टुकड़ा किया हमने A1 B1 और इसका नाम हम I1 रखने जा रहे हैं। A1 B1 का नाम ही I1 रखा। तो A1 B1 जो है वो डोमेन छोटी होगी मेरी। ओरिजिनल डोमेन क्या थी, AB, उसी के अंदर से ही हमने वो टुकड़ा लिया जिसके अंदर मेरा अनबाउंडेड अबव है और वो मेरी डोमेन का नाम रखा हमने I1। सेम इसी तरह से डिवाइड द इंटरवल, फिर से उसी तरह से, नाउ अगेन फिर से दोबारा से हम इसी तरह से लिखेंगे, नाउ डिवाइड द इंटरवल A1 B1 into two equal parts A1 C1 and C1 B1, and where C1 की वैल्यू क्या होगी, A1 plus B1 by 2। तो C1 आ गया मेरा A1 plus B1 by 2। Since F is unbounded in A1 B1, A1 और B1 के अंदर अनबाउंडेड है, या तो वो इस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड होगा या फिर इस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड होगा। तो हम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, किसके साथ, पहले AB के साथ किया हमने, अब A1 B1 के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज। तो अब फिर से उसी तरह से अगर मेरा अनबाउंडेड है A1 C1 के अंदर, तो हम A1 C1 का नया नाम रखेंगे, अब A1 C1 का नया नाम रखेंगे A2 B2। तो पहली जो डोमेन थी मेरे पास, जो फर्स्ट डोमेन थी दैट वाज AB, फिर इसी का ही नया नाम रखा मैंने A1 B1, इसी के दो टुकड़े किए फिर A1 C1 C1 B1 और इसी का ही नया नाम रखा A2 B2 अगर फर्स्ट टुकड़ा लिया है तो।
हो सकता है कि A2B2 इसका नाम हो। तो हमारे पास फर्स्ट डोमेन का आधा किया मैंने, जिसके अंदर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड था, फिर से मेरा डोमेन का आधा किया और उस आधे का नाम मैंने A2B2 रखा। तो से इट एज I2, फिर इसी को ही अगर मेरा इस पोर्शन में अनबाउंडेड अबव है तो इसका नाम A2B2 रख देंगे हम। अगर दोनों ही पोर्शन के अंदर अनबाउंडेड है तो हम फर्स्ट वाला लेंगे A1 C1 एंड कॉल इट एज A2B2। तो अब हमारा जो डोमेन है फिर से क्या हमने छोटी कर दी, A2B2। तो हमारे पास एक नया इंटरवल बना दिस कंटेन्स फर्दर A2B2 और कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, प्रोसेस कंटिन्यू होता जा रहा है। हमारा फंक्शन इसके अंदर में अनबाउंडेड है और जो नया हमने हाफ टुकड़े टुकड़े करते गए हैं उसके अंदर भी फंक्शन मेरा अनबाउंडेड है। हमने जो चूज किया है A1 B1 A2B2 किसका नाम रखा है, जिसके अंदर मेरा फंक्शन जो था वो अनबाउंडेड अबव था। तो ये जो टुकड़े करते जा रहे हैं इनके अंदर मेरा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड अबव है। तो अब ये प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, वी गेट ए, क्या मिलेगा हमें, वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, नेस्टेड इंटरवल्स बोलेंगे हम। नेस्टेड क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास जो डिक्रीज होता जा रहा है साइज, उसका इंटरवल का जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट सा बनता जा रहा है, पहले बड़ा इंटरवल, फिर उसी के अंदर एक छोटा इंटरवल, फिर उसी के अंदर एक छोटा इंटरवल, तो नेक्स्ट की फॉर्म बनती जा रही है। तो I दैट इज कंटेन I1 है मेरा, AB था पहले तो मेरा I, जिसको फिर हमने हाफ डोमेन की जिसकी A1 B1, फिर इसकी हाफ डोमेन की हमने A2B2 जिसका नाम हमने I2 रखा, फिर से इसी तरह से A3 B3 जिसका नाम हम I3 रखेंगे और चलते जा रहे हो। इस तरह से एक जनरल IN मिलेगा मेरा, IN हो जाएगा AN BN और ये चलते जा रहे हो। वी गेट ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि पहला जो था एक सबसे बड़ी लेंथ थी, उसके बाद छोटी लेंथ होगी, उसके बाद और छोटी होगी। तो लेंथ जो है सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल विद लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल जो चल रही है मेरे पास, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या बनेगी, पहले इंटरवल की लेंथ थी B माइनस ए, इंटरवल की लेंथ का मतलब इंटरवल का साइज, तो B माइनस ए। जैसे हमारे पास ये इंटरवल है 1 से लेके 4 तक, तो लेंथ 3 है, 4 माइनस 1 लेंथ आ जाएगी 3। तो लेंथ ऑफ AB क्या होगी, लेंथ ऑफ AB इंटरवल अगर मुझे निकालनी हो दैट इज B माइनस एंड पॉइंट्स का डिफरेंस। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल इज विद लेंथ ऑफ द इंटरवल IN इज इक्वल टू BN माइनस AN एंड डिक्रीज कर रही है, एंड द लेंथ ऑफ इंटरवल डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रही है लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब हमारे पास डिक्रीज करते करते कहां तक जाएगी हम पहले चेक करते हैं। तो I की जो लेंथ थी मेरी थी, लेंथ ऑफ I L से डिनोट कर देते हैं मेरी L ऑफ I, लेंथ ऑफ I दैट मीन्स B माइनस ए। लेंथ ऑफ I1, लेंथ ऑफ I1 आ गई मेरी B1 माइनस A1, इसकी लेंथ थी B माइनस ए, इसकी लेंथ है B1 माइनस A1, और ये था कितना B1 माइनस A1 हमारे पास, या तो AC था या तो CB था I1। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ बनेगी उसका हाफ किया था हमने, AB लेंथ का ही हाफ किया था, तो ये जो लेंथ बनेगी दैट मीन्स B माइनस A बाय 2। दिस मीन्स फिर से लेंथ ऑफ I2 इस इंटरवल का, इसकी लेंथ का हाफ किया था, दिस मीन्स B1 माइनस A1 बाय 2, या फिर इसको हम कह दें B माइनस A बाय 4। और छोटे करते जा रहे हैं हम इंटरवल। सबसे बड़ा इंटरवल था AB, उसका हाफ किया I1, उसका हाफ किया I2, उसका हाफ किया I3, तो इस तरह से चलते जा रही हूँ। लेंथ ऑफ I2 आ गया मेरे पास B माइनस A बाय 2 स्क्वायर। सेम इसी तरह से लेंथ ऑफ I3 B2 माइनस A2 बाय 2, दैट मीन्स ये क्या बना मेरा B1 माइनस A1 बाय 4 और B माइनस A बाय 2 का क्यूब। तो हमारे पास इस तरह से लेंथ ऑफ इंटरवल्स निकलती जा रही है। जो ओरिजिनल लेंथ थी मेरे पास B माइनस ए, I1 की लेंथ उसका हाफ, I2 की लेंथ उसके हाफ का फिर से हाफ, फिर से इसी तरह से चलते जा। इन जनरल लेंथ ऑफ IN, लेंथ ऑफ IN आ गई B माइनस ए, जब मैंने I1 लिया तो 2 रेज़ टू पावर 1, I2 लिया तो 2 रेज़ टू पावर 2, I3 लिया तो 2 रेज़ टू पावर 3, IN लोगे तो 2 रेज़ टू पावर 10। तो इट मीन्स अगर मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊं
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई एन, तो लेंथ ऑफ आई एन एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे तो p रेज़ टू पावर इंफिनिटी, दैट मीन्स हमारे पास नीचे वाली चीज इंफिनिटी होगी और ये जीरो बन जाएगी। इट मीन्स लेंथ डिक्रीज करते करते, जो सबसे बड़ा इंटरवल है हमारा ए बी था, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, तो डिक्रीज करते करते लेंथ जो है वो मेरा डिक्रीज करते करते किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। अब हमने एक रिजल्ट यूज करना है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लिखने जा रही मैं, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, प्रूफ हम करेंगे इसका एनालिसिस में। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या स्टेट कर रही है, इफ in is a sequence of, if in is a sequence of closed interval की सीक्वेंस है such that I1 contains I2 contains I3, इस तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, such that length of In tends to zero as n tends to infinity, कि डिक्रीज करते करते In की जो लेंथ है वो अप्रोच करेगी जीरो को as n tends to infinity, then intersection In, ये तो स्टेटमेंट की हाइपोथेसिस है कि आईएन हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस है क्लोज्ड इंटरवल की, जिसका साइज डिक्रीज करते करते जीरो को टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तब हमारे पास क्या होगा कि अगर आईएन ऐसी सीक्वेंस है तब हमारे पास इंटरसेक्शन इज ऑलवेज ए सिंगलटन सेट बनेगा। इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगा और उस इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा कि अगर मेरी आईएन इस तरह की सीक्वेंस है, पहले तो वो क्लोज्ड इंटरवल की सीक्वेंस होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, साइज डिक्रीज करते करते किसको अप्रोच करना चाहिए, जीरो को एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इंटरसेक्शन ऑफ आईएन I1 I2 IN इंटरसेक्शन अप टू इंफिनिटी, दैट इज ऑलवेज ए सिंगलटन सेट। पहले तो नॉन एम्प्टी होगा और उस नॉन एम्प्टी सेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा हमारे पास। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ लगाएंगे। तो अब हमारे पास भी सेम केसेस चल रहे हैं कि हमारे पास आईएन क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है, क्लोज्ड इंटरवल की चल रही है, तो बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और थर्ड कंडीशन की लेंथ भी डिक्रीज करते करते जीरो का अप्रोच कर रही है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, intersection in n varying from 1 to infinity is non-empty and this is a singleton set. This is singleton set. Singleton set का नाम हमने x नोट रख दिया। Singleton set is x नोट। अब हमारा जो था ये हमारे पास इंटरसेक्शन में जा रहा है। सबसे पहला इंटरवल था मेरा ए बी, उसी को ही दो टुकड़े किए हमने, जिसका नाम हमने रखा I1, फिर नाम रखा I2, फिर नाम रखा एक्स नोट। जो पॉइंट है वो सभी इंटरवल्स के अंदर कॉमन, सभी के अंदर एक्स नोट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए बी में भी है। therefore x नोट बिलोंगिंग टू ऑल इंटरवल्स in फॉर ऑल n, इन पर्टिकुलर in में भी है तो I में भी है मेरा। और फंक्शन जो है वो मेरा, अभी तक फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने यूज नहीं की, अब यूज करने जा रहे हैं कि फंक्शन मेरा एक्स ए बी के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। हमें दे रखा था फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट मींस फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स नॉट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, there exists a delta greater than 0 such that continuity की definition, for a given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, तो साइज जो है वो इसके बराबर है b माइनस ए बाय 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास। तो कुछ एक स्टेज के बाद मेरे जो इंटरवल्स हैं वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा के अंदर। ये क्यों हुआ, वो सिर्फ इस वजह से कि लेंथ मेरी डिक्रीज करते करते जीरो को टेंड कर रही है। तो अगर ये पॉइंट को कंटेन करना ही करना है और डिक्रीज कर रही है, जीरो को टेंड कर रही है, तो इट मींस हमारे पास है तो एक्स नोट के अराउंड ही इंटरवल कोई ना कोई, और छोटे होते जा रहे हैं इंटरवल, तो देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एन, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर
नाम हम कुछ भी रखें इंटीजर का, तो मैंने m रख दिया, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट im इज कंटेन्ड इन x0 माइनस डेल्टा टू x0 प्लस डेल्टा, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 डेल्टा है, और हमारे पास डिक्रीज करते करते 0 की तरफ जा रही है लेंथ ऑफ इंटरवल, तो इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई स्टेज ऐसी आएगी जब मेरे इंटरवल की लेंथ 2 डेल्टा से कम होनी शुरू हो जाएगी। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो अब यहाँ दिस माइनस दिस का मतलब मैंने जो लेंथ लिया वो 2 डेल्टा ले लिया, एप्सिलॉन की जगह 2 डेल्टा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ उसको देख भी सकते हो बाय कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन से। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस कैसे क्या होती है, बात कोई भी सीक्वेंस अगर an a को कन्वर्ज कर रही है तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट an माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। ये मेरी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कि अब मेरे जो सीक्वेंस की वैल्यूज है, सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो ये लेंथ ऑफ i1, लेंथ ऑफ i2, लेंथ ऑफ i3, ये मेरी सीक्वेंस की टर्म्स है और वो कन्वर्ट करिए 0 को, दैट मींस b minus 2 raised to power n this minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to capital N, कि b minus a by 2n की वैल्यू जो है माइनस जीरो करे ना करे, अब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। अब मैंने यहाँ एप्सिलॉन की जगह 2 डेल्टा ले लिया, क्योंकि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक ना एक n आना है, तो 2 डेल्टा के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई m ले लिया मैंने। ये लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो 2 डेल्टा से कम हो जाएगी। अब 2 डेल्टा से कम, और एक्स नोट को तो कंटेन करना ही करना है, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 2 डेल्टा, तो इट मींस हमारे पास इंटरवल जो है वो लेंथ 2 डेल्टा से कम वाले जितने भी होंगे, जिनकी लेंथ 2 डेल्टा से कम होगी वो सारे के सारे इसमें आना शुरू हो गए। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट in सारे के सारे m से आगे वाले सारे के सारे किसके अंदर आना शुरू हो गए, इस इंटरवल के अंदर x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा के अंदर आना शुरू हो गए। इन पर्टिकुलर m वाला, खुद m वाला भी इक्वल टू m वाला ले लिया। इन पर्टिकुलर im is contained in x0 माइनस डेल्टा टू x0 प्लस डेल्टा। im भी किसके अंदर कंटेंट है, इस इंटरवल के अंदर। अब इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स कंटेंट थे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। अब im खुद भी इस इंटरवल के अंदर है, तो इसका मतलब im के अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो क्या लिखूं मैं, यूजिंग 1 and 2 fx minus fx naught is less than epsilon for all x belonging to im, क्योंकि for all x belonging to जब ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो im तो इसी का ही पार्ट है, im इसी का पार्ट है, इसके अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, fx is less than, इसको मैं एक्सपैंड खोल रही हूँ मॉडुलस को, is less than fx naught plus epsilon is greater than fx naught minus epsilon for all x belonging to im। इट मीन्स हमारे पास क्या है, इस चीज को लेके चल रहे हैं हम ये वाली साइड पर, fx is less than fx naught plus epsilon कब, for all x belonging to im। इट मीन्स यहां से इस चीज से क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास हमारे पास निकल के आ रहा है fx नोट इज ए फिक्स पॉइंट, क्योंकि x नोट हमारे पास एक सिंगलटन सेट आया, कोई सिंगलटन पॉइंट आया, तो x नोट हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट है, fx नोट इज ए फिक्स क्वांटिटी, दिस इज फिक्स क्वांटिटी, कुछ भी आ रही होगी, सपोज दिस इज नंबर, सपोज k आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से क्या मिला मेरे पास, fx इज ऑलवेज लेस देन k प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू im। इट मींस f इज बाउंडेड अबव इन im, तो ये डेफिनेशन होगी बाउंडेड अबव की, ये कि u मिल गया कि fx की सारी वैल्यू u से कम है जब मेरा x im में, बाउंडेड अबव इन im। लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी इंटरवल्स की i1 i2 i3, वो अनबाउंडेड वाली कंस्ट्रक्शन की थी कि सबसे पहला मेरा फंक्शन अनबाउंडेड था ab में, फिर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड था a1 b1 में, फिर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड था a2 b2 में, फिर मेरा फंक्शन अनबाउंडेड था a3 b3 में। हमने जो in's की सीक्वेंस बनाई थी वो अनबाउंडेड वाली सीक्वेंस बनाई थी, तो इट मींस यहां से मेरे पास तो आगे बाउंडेड अबव है, तो a contradiction because we have formed sequence in
ऑफ इंटरवल्स इन विच एफ इज अनबाउंडेड अबव, जिसके अंदर मेरा फंक्शन जो था वो अनबाउंडेड अबव था। तो IM के अंदर बाउंडेड कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इट मीन्स आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन क्या थी मेरी? सपोजिशन थी कि मेरा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड अबव है इन AB, देयरफॉर एफ इज, और क्लेम जो हमने किया था, हमने सपोज किया था कि फंक्शन अनबाउंडेड अबव इन AB, देयरफॉर एफ इज बाउंडेड अबव इन AB, कि मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड अबव होगा AB के अंदर। सिमिलरली वी कैन प्रूव एफ इज बाउंडेड, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली एफ इज बाउंडेड बिलो इन AB, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। तो अगर कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, किसके अंदर? इनक्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, दो चीज। अब ध्यान से, जो हमने AB इंटरवल लिया वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड का मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलना चाहिए, ठीक है, और क्लोज का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होना चाहिए। तो हमारे पास ये ऐसा इंटरवल है जो बाउंडेड है, क्योंकि इसकी सारे के सारी वैल्यूज किसके बीच में? A और B के बीच में। इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो A और B के बीच में हैं, और साथ में क्लोज्ड भी है बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो हमारे पास दिस इज द इंटरवल क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड, कि अगर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, देन फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। तो हमारे पास प्रूफ के लिए हमने नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी यूज की है। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल्स की है, वो डिक्रीज कर रही है और इस तरह से डिक्रीज कर रही है कि लेंथ 0 को अप्रोच कर रही है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इंटरसेक्शन मस्ट बी सिंगलटन सेट। तो इसको हमने यूज किया। हालांकि इसी थ्योरम के काफी सारे प्रूफ हैं हमारे पास, बट जो फिलहाल जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है मुझे बैकग्राउंड की, तो उसके लिए ये रिजल्ट हमने सिर्फ यूज करना नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का। तो अब हमारे पास कि फंक्शन जरूरी है कि क्या क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना जरूरी है कि फंक्शन की बाउंडेड के लिए, कि तभी हमारा फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा। तो अब एक एग्जांपल ले इसी तरह का, हमारे पास फंक्शन लिया मैंने, एफ डोमेन ली मैंने 0 1 से लेके रियल नंबर तक, डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, देन एफ इज कंटिन्यूअस। मेरा एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, एंड आल्सो एफ इज बाउंडेड। एफ इज ऑल्सो बाउंडेड क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स है मेरे पास, एक्स के बराबर ही है। तो अगर मेरी डोमेन 0 1 है तो कोड जिसकी रेंज बनने वाली है वो भी 0 1 बनने वाली है, क्योंकि हमारे पास इमेज और एलिमेंट बराबर दे रखी है। तो इट मीन्स एफ इज बाउंडेड। जो ग्राफ भी बनेगा 0 से 1 का, दिस मीन्स दिस इज 1, तो हमारा जो ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का 0 से 1 का, तो वो ये बनेगा हमारे। तो हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में, तो फंक्शन बाउंडेड भी है। यहाँ मेरी डोमेन जो थी वो बाउंडेड तो थी बट क्लोज नहीं है। डोमेन इज बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड, लेकिन फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी डोमेन क्लोज्ड और बाउंडेड हो तभी फंक्शन बाउंडेड होगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल कि मेरी डोमेन जो है वो क्लोज्ड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, लेकिन मेरा फंक्शन फिर भी क्या हो सकता है? बाउंडेड हो सकता है। तो ये एग्जांपल है मेरे पास कि मेरी डोमेन बाउंडेड नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। एक और एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन का ले सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन की मैंने एफ आर से लेके आर तक लिया, मेरी डोमेन अब बाउंडेड नहीं है, यहाँ डोमेन क्लोज नहीं थी, यहाँ डोमेन जो है वो नॉट बाउंडेड है, पूरी रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, डोमेन क्लोज्ड है बट बाउंडेड नहीं है, लेकिन फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। मैंने फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ क्या होगा? दिस इज द सी पॉइंट। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ। फंक्शन की लोअर और अपर वैल्यू दोनों ही सी के बराबर है, तो फंक्शन बाउंडेड है हमारे पास, सिंगलटन सेट बनेगा ये, बस रेंज सेट क्या बनेगा? सिंगलटन सेट। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, डोमेन हम ये कंटिन्यूअस भी है, डोमेन अनबाउंडेड थी, डोमेन अनबाउंडेड थी, लेकिन फंक्शन फिर भी क्या है? बाउंडेड है। तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो, सिर्फ एक पार्ट जरूर है हमारे पास कि फंक्शन अगर मेरा क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड जरूर होगा। बिना डोमेन क्लोज्ड और बाउंडेड हुए भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड हो सकता है। कि अगर फंक्शन की डोमेन क्लोज नहीं है बट कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो भी बाउंडेड हो सकता है।
फंक्शन की डोमेन बाउंडेड नहीं है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भी हमारा फंक्शन बाउंडेड हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं, अगर मेरा इंटरवल क्लोज ना हो, इंटरवल मैंने सेमी क्लोज ले लिया कि हमारे पास 0 1 दिस इज ये साइड से क्लोज नहीं है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर सकते हैं वो ओपन नहीं होगा। फंक्शन कैसे डिफाइन किया, 0 1 से लेके r तक बाय 1 बाय x, हाइपरबोला का ग्राफ बनता है ये, और फंक्शन का जो ग्राफ बनने वाला है इस तरह से बनेगा, 0 1 मेरी डोमेन है, x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ओपन कर जा रही है इस तरह से हमारे पास। x जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो फंक्शन जो है वो मेरा बाउंडेड नहीं है। बाउंड तो अगर एक भी कंडीशन रिलैक्स कर दें हम, तो हमारी जो रिजल्ट है वो फेल हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या मैंने कंडीशन रिलैक्स कर दी 0 से इंफिनिटी, मेरा जो इंटरवल है वो बाउंडेड नहीं है, क्लोज है, क्लोज चेक कर सकते, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा। इंटरवल नॉट बाउंडेड बट क्लोज्ड है इंटरवल, क्लोज की डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ओपन आना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। बाउंडेड नहीं है क्योंकि इसका अपर बाउंड तो तुम्हें दिख रहा है, इंफिनिटी ही दिख रहा है यहाँ पर अपर बाउंड, तो दैट डजंट एग्जिस्ट। और एफ एक्स की वैल्यू एक्स ले लिए, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और बट बाउंडेड नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल के अंदर, तब तो डेफिनेटली हमारे पास फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा। कोई एक कंडीशन भी अगर रिलैक्स कर देते हैं देन रिजल्ट नीड नॉट होल्ड, कि रिजल्ट जरूरी नहीं है कि होल्ड करे, रिजल्ट होल्ड कर भी सकता है। पहले हमने एग्जांपल दिया जहां मेरा रिजल्ट होल्ड कर रहा था, मेरी स्टेटमेंट की हाइपोथेसिस होल्ड नहीं भी कर रही थी तो भी मेरा रिजल्ट होल्ड कर रहा था। अब हम हाइपोथेसिस में एक कंडीशन भी रिलैक्स कर रहे हैं तो रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पल दोनों साइड से हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ना होल्ड करे स्टिल फंक्शन इज बाउंडेड, और हाइपोथेसिस होल्ड ना करे फंक्शन बाउंडेड नहीं हो, दोनों ही है। लेकिन हमारे पास हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइंड एंड क्लोज्ड एंड इंटरवल बाउंडेड इंटरवल है, तो वो बाउंडेड होगा ही होगा। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल है, तो वो बाउंडेड तो है ही है, साथ में वो अपने बाउंड्स को अटेन भी करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो इसी के ऊपर बेस्ड होगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी को करेंगे।